घर की ओर लौटते हुए वेदांत के मन में एक अजीब सी कसक थी। गृहनगर आने का उत्साह अब दमगोंटू एहसास में बदल चुका था। शहर भले ही बदल गया था, अब तो यहाँ सुपरफास्ट ट्रेनें, एसी, बसें और हवाई सेवा तक आ चुकी थीं, लेकिन शहर का मिजाज वही था। स्टेशन से बाहर निकलते ही रिक्शे और टैक्सी वालों की वही आक्रामक झपटमारी। वेदांत को अलीनगर जाना था, लेकिन कलेक्ट्री मोड़ पहुंचते ही एक दबंग किस्म के शख्स ने उसके हाथ से सूटकेस छीना और जबरन बरहलगंज जाने वाली टैक्सी की छत पर बांध दिया। वेदांत गिड़गिड़ाता रहा, भाई, मुझे बरहलगंज नहीं जाना, पर उसकी आवाज शोर में दब गई। सवारी बैठाने वाला दलाल अपना कमीशन लेकर गायब हो चुका था और ड्राइवर किसी बाहुबली के हाथे का लग रहा था, सिर पर लाल अंगोछा बांधे हुए। गाड़ी में सवारियां ठूस ठूस कर भरी जा चुकी थीं। स्पीकर पर फूहर गाना बजने लगा, पलंगिया पिया। वेदांत ने मन ही मन तय किया कि जैसे ही पहला मोड़ आएगा वह कूद पड़ेगा। रीड साहब के धर्मशाला के पास उसने चीख कर गाड़ी रुकवाई। बगल की सवारियों को हटाकर जैसे तैसे बाहर निकला। छत से अपना सूटकेस घसीटा, ड्राइवर के हाथ में 10 का नोट थमाया और बिना पीछे देखे गली में भाग खड़ा हुआ। जिस गली में कभी कोयले का डिपो हुआ करता था, वहां अब बहुमंजिला इमारत खड़ी थी। आगे जो पुरानी कब्रें थीं, उन्हें पाट कर किसी डॉक्टर का आलीशान क्लिनिक बन चुका था। वेदांत ने एक ठंडी सांस ली। शहर बदल रहा है, पर क्या रिश्ते भी। घर पहुंचते ही सन्नाटा उसके स्वागत में खड़ा था। माँ बिस्तर पर जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थीं। बड़े भाइयों के बच्चे विदेश बस चुके थे, बहनें जायदाद के मुकदमों में उलझी थीं। पिता का छोरा बैंक बैलेंस अब माँ की तीमारदारी में स्वाहा हो रहा था। प्रणाम आशीर्वाद का औपचारिक सिलसिला खत्म हुआ और वेदांत अपने हिस्से के 2 कमरों वाले पोर्शन में घुसा। दरवाजा खोलते ही धूल, मकड़ी के जालों और छिपकलियों ने उसका स्वागत किया। 15 साल बाद लौटे वेदांत को अपने हिस्से में सिर्फ नंगी खिड़कियां और टूटते दरवाजे ही मिले थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके पारिवारिक रिश्ते टूटकर नंगे हो चुके थे। रात गहरा चुकी थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर आलोक की उंगलियां बड़ी तेज गति से चल रही थीं। आलोक, जो वास्तव में इस पूरी कहानी वेदांत की यात्रा का लेखक था। अक्सर जब आलोक को देर रात तक नींद नहीं आती, तो उसके पास 2 ही रास्ते होते, या तो सोई हुई पत्नी की जासूसी से बचना या फिर अपनी अधूरी कहानी के किरदारों को नए मोड़ देना। आलोक अलसुबह उठकर अपने काल्पनिक संसार में खो जाता था, लेकिन असली मुसीबत तब होती जब उसकी शंकालु पत्नी पीछे आकर चुपचाप स्क्रीन निहारने लगती। उसकी पत्नी किसी जासूस की तरह स्क्रीन को देखती और चलती फिरती एडिटर बन जाती। देखना, इस बार कहानी में मैत्रेयी मरने पाए। आलोक चिल्लाकर चिल्लाता, तुम और तुम्हारी मैत्रेयी जाए जहन्नुम में, और मुंह में सिगरेट दबाकर कमरे से बाहर निकल जाता। आज रात भी आलोक अपने उसी नोवेल की स्क्रिप्ट पूरी करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने उसके ढेरों किरदार तय रहे थे। वेदांत, सैयद, सरकारी वकील तनेजा, ड्रैगर मंजीत सिंह और वह अमिता जिसने अपने पति की लाश पर अपने हुस्न की ताजपोशी की थी। पब्लिशर का लगातार फोन आ रहा था, फाइनल स्क्रिप्ट कब मिलेगी। कमरे में सन्नाटा था। एक तरफ लैपटॉप की स्क्रीन पर वेदांत अपने बिखरे घर और नंगी खिड़कियों को देख रहा था, तो दूसरी तरफ आलोक अपनी सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए सोच रहा था, क्या आज की रात वह अपने इन उलझे हुए किरदारों को कोई सही अंजाम दे पाएगा।